यू ऑल इन इंशाल्लाह। सो आज हम करने वाले 25 सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि रहेंगे 26 से 50 तक। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में क्वेश्चंस डाले थे। सेम उसी की कंटिन्यूशन रहने वाली है। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ एंड आई डोंट हैव टाइम टू मेक वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेस, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ। ठीक है, सो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू एनीथिंग। तो जब मेरे लेक्चर्स आते हैं आप उसको देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस मिले तो आपको करनी है। ठीक है, तो आज ये करो अकाउंटिंग के क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड इट विल बी गुड अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ JKSSP। बाकी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, और इसके अलावा व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है पेमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर्स पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट रिड्यूसेस द टोटल एसेट एंड रिड्यूसेस द कैपिटल। एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है आपके पास? एसेट्स इज इक्वल टू योर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। पहले में ये बोल रहा है कि जो पेमेंट होती है मतलब किसी भी ऑनर की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस की, वो बिजनेस बैंक अकाउंट से रिड्यूस की जाती है, जो रिड्यूस कर देता है टोटल एसेट और रिड्यूस कर देता है आपकी कैपिटल। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल बाय डेबिटिंग द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट 1। 2 इसलिए गलत हो जाएगी क्योंकि पेमेंट जो होती है लाइफ इंश्योरेंस की वो एक तरह का आपका क्या है? दैट इज़ योर पर्सनल एक्सपेंस। और जब भी बात आएगी पर्सनल एक्सपेंस की तो वो आपके एसेट्स को रिड्यूस करेगा, वो आपके कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो स्टेटमेंट 1 आपकी ठीक हो जाती है, बट वो ट्रीट किया जाता है एज अ ड्राइंग, इसलिए उसका जर्नल एंट्री जो होती है उसको हम डेबिट करेंगे टू द ड्राइंग्स अकाउंट। तो वो होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जिसने भी किया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ना कि आपका कौन सा, इसमें कौन सा लिखा हुआ है? डेबिटिंग योर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, दैट इज़ वाई ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है इवेल्यूएट करो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रेंट पेड इन एडवांस। तो रेंट जो आप पहले पे कर देते हो वो आपके लिए क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे क्या होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बोल रहा है जो प्रीपेड रेंट होता है वो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा, होल्ड पे रखो। सेकंड बोल रहा है द जर्नल एंट्री फॉर पेइंग रेंट इन एडवांस इन्वॉल्व्स डेबिटिंग द प्रीपेड रेंट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द कैश। ठीक है, तो अगर आप पहले कर दोगे तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो आपका प्रीपेड रेंट अकाउंट होगा डेबिट हो जाएगा टू योर कैश। ठीक है, डेबिट टू कैश। ठीक है, तो 27 का जो आंसर होगा दैट विल बी बोथ स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि जो प्रीपेड रेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है लैंडलॉर्ड को जो एडवांस में पेमेंट कर चुका है। ठीक है, और वो बना के देता है उसको, वो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बना देता है उस चीज़ को। ठीक है, द एंट्री डेबिट्स प्रीपेड रेंट अकाउंट टू द कैश अकाउंट। ठीक है, कैश क्रेडिट हो जाता है और प्रीपेड रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट में बोल रहा है अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज द वन दैट अफेक्ट्स मोर देन 2 अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, और इन अ कंपाउंड एंट्री द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द डेबिटेड अकाउंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल द क्रेडिटेड अकाउंट्स। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 में? सो 28 में जो आपका आंसर रहेगा दैट इज सी, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि कंपाउंड एंट्री क्या होती है? 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 और 2 प्लस ऑफ द सेम नेचर ऑन द सेम डेट। ठीक है, अगर सेम नेचर की ट्रांजैक्शन सेम डेट पे हो रही है और 2 या 2 से ज़्यादा हो रही है दैट इज़ योर, मतलब मोस्टली 2 से ज़्यादा पे ही कंसिडर करते हैं, पर 2 या 2 से ज़्यादा कौन क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। और इसमें जो टोटल डेबिट होता है आपका टोटल क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ तो आपको पता होगी क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन आपका डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है, तो 2 अकाउंट्स आपके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ योर क्वेश्चन नंबर 29 एंड 29 में क्या बोल रहा है? व्हेन अ गुड कॉस्टिंग 5000 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिट्स 100% क्लेम, द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस डिक्रीज। दूसरा बोल रहा है द इनिशियल जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स डेबिटिंग लॉस बाय फायर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द सेल्स अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी नाइदर स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर देती है 100% क्लेम का, तो जो लॉस है आपका स्टॉक में, वो जैसे सपोज करो एसेट आपका डाउन होता है 5000 से, और वो परफेक्टली आपके इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीवेबल होता है वो भी आपको वहाँ से एसेट ऊपर कर देता है, क्योंकि आपका एसेट कम हुआ जब आपका स्टॉक जला, दूसरा आपको इंश्योरेंस मिला तो स्टॉक वहाँ से अप भी हो गया, वहाँ से डाउन भी हो गया, तो नेट इफेक्ट आपका एक तरह से खत्म। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है? टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस इज डिक्रीज। कैसे हो सकता है? देखो यार, आपने 5 लाख रुपए की गाड़ी ली, मतलब आपके पास गाड़ी है कौन सी? वरना ले लेते हैं। ठीक है, 1.5 लीटर टर्बो वैसे लोगों को पसंद है। ठीक है, वरना ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू अभी 5 लाख रुपीज़ हो गई थी, डिप्रिशिएट हो गई।
अब आपने को किया, आपने उसको टोटल लॉस कर दिया, पर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 100% क्लेम दे दिया, तो आपका एसेट तो 5 लाख से कम हुआ, बट आपको इंश्योरेंस क्लेम तो मिल गया, तो नेट इफेक्ट आपका जीरो ही रहेगा, एसेट थोड़ी आपका डाउन हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग। और जो दूसरा बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि डेबिट करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट और क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को, ठीक है, सेकेंड वाले में, ठीक है। बट असली में सेल्स नहीं करेंगे, उस टाइम पे आपका कौन सा परचेज अकाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि गुड्स की बात हो रही है, एसेट्स की बात, स्टॉक की बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड ऑन द परचेजेज आर ट्रीटेड एज एसेट, और व्हेन गुड्स आर परचेज विद इन द सेम स्टेट इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं आपको सीधा बता दूंगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं, बट स्टिल क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का। जो इनपुट GST होता है वो पे किया जाता है किस पे? परचेज पे, इज वो मतलब पेड ऑन द परचेजेस ऑफ द एसेट बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट GST, ठीक है। इसलिए जो मतलब जो गुड्स होते हैं जो कि परचेज़ किए जाते हैं इनपुट CGST पे और SGST पे, वो डेबिट किए जाते हैं, क्रेडिट नहीं किए जाते, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट आएगा, ठीक है। तो इसने स्टेटमेंट 1 इज मतलब ट्रू, क्योंकि इसको हम एज अ एसेट ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है सेलिंग गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 इंक्रीज द टोटल एसेट बाय एक्जैक्टली 2,000 और द प्रॉफिट ऑफ 2,000 फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन इज एडेड टू द प्रॉपराइटर्स कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो डेटर्स होते हैं मतलब जो एसेट है आपके वो इंक्रीज़ हुए 12,000 से, वाइल जो आपका स्टॉक था वो डिक्रीज़ हुआ 10,000 से, तो नेट इंक्रीज़ कितना हुआ आपके सेट में? 2,000 का, बिल्कुल ठीक। दूसरा बोल रहा है कि कैपिटल में करेंगे उसको इंक्रीज़ प्रॉफिट को, और वही होता है प्रॉफिट आपका कहाँ दिखता है? आपका कैपिटल में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिक्रीजेज द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और जो जर्नल एंट्री होती है वो इन्वॉल्व करती है डेबिटिंग द ड्राइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट ओनली। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है ना आपका ड्राइंग का, वो चार्ज किया जाता है प्रॉपराइटर्स की कैपिटल पे, ऑन की कैपिटल पे, जो कि डिक्रीज करता है उसको, बट इज़ एन इनकम फॉर द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के लिए वो इनकम है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या मतलब जो है वो बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी, क्योंकि देखो ना आपसे किसी ने पैसे लिए आपको वापस देने हैं, तो आपके लिए तो इनकम होगी ना, इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो कि इंक्रीज़ कर देता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस को, जो कि अल्टीमेटली आपकी कैपिटल को भी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो नेट इफेक्ट जो होता है टोटल एसेट एंड टोटल इक्विटी में वो स्ट्रिक्टली जीरो ही रहता है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिक्रीज द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस कह रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट होंगे, ठीक है। आंसर बी। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है इज क्लासिफाइड एज द रियल अकाउंट, अच्छा। और इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंक्रीज द टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा दैट इज ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बट इसमें ऊपर क्या बोल रहे हैं, बैंक जो होता है वो आपका क्या होता है आपका होता है रियल अकाउंट, बट वो रियल अकाउंट नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो लाइबिलिटी है, ठीक है, जो ओन करता है बैंक, ठीक है। इसलिए आपका आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी के उसमें आ गया, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ना कि आपका रियल अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर। यार वीडियोस एक्चुअली बताऊँ क्यों लेट आ रही है, मेरी ना हेल्थ ठीक ही नहीं रह रही, मैं बार बार मतलब मुझे बुखार हो जा रहा है, ज़ुकाम हो जा रहा है, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रह रही, ऊपर से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरे को खुद भी प्रिपेयर करना है, तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू गिव सो मच टाइम टू दिस चैनल, बट आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो पाऊँ, और मैं एक बार फ्री हो जाऊँगा तो प्रॉपरली आपके लिए हमेशा के लिए फ्री चीज़ें यहाँ पे शुरू कर दूँगा, ठीक है। सो डोंट वरी, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, ठीक है। इट्स योर चैनल, बाकी आपकी मर्ज़ी है, यू कैन लीव एज वेल, दैट्स अप टू यू, बट जिस तरह का कंटेंट इस चैनल पे है मुझे नहीं लगता किसी और चैनल पे आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कैरेज इनवर्ट जो होते हैं पेड ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन इज डेबिटेड टू द कैरेज इनवर्ट अकाउंट, और फ्राइट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं कॉस्ट होती है फॉर अ न्यू एसेट रिप्रेजेंटेड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी ओनली। क्यों? क्योंकि गुड्स जो होते हैं जो कैरेज इनवर्ट होते हैं वो पे किए जाते हैं ऑन रेगुलर गुड्स, और वो डेबिट होते हैं टू कैरेज इनवर्ट, ठीक है। हाउ एवर एनी फ्राइट और कैरेज पेड टू ब्रिंग अ न्यू मशीन टू इट्स वर्किंग साइड इज कैपिटलाइज टू द मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट में होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक ही बार में वो ऐड होता है, ना कि बार बार में, ठीक है।
तो एक कैरेज इनवर्ड आपका मशीनरी अकाउंट में आएगा, ना कि आपका कैरेज इनवर्ड अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि ना जो कॉस्ट इनकर होती है ना किसी भी मशीनरी को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो भी ऐड किया जाता है आपका एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट देयर मार्केट सेलिंग प्राइस, या फिर ठीक है पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरा बोल रहा है चैरिटी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंस टू द बिजनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट ओनली, ठीक है। क्यों होगा मैं इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो गुड्स हम चैरिटी की एज अ चैरिटी देते हैं आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस, जो उनकी कॉस्ट प्राइस होती है उस पर, ना कि आपका सेलिंग प्राइस पे। जैसे समझ लो 20 लाख रुपए का मैंने सामान लिया, मैं 40 लाख का बेच रहा हूँ, पर मैं 20 लाख ही दिखाऊंगा, मैं 40 लाख नहीं दिखाऊंगा उसमें, ठीक है। और आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस एंड क्रेडिटेड टू द परचेजेस, ठीक है, नॉट द मार्केट प्राइस, ठीक है। बिकॉज द बिजनेस इज़ नॉट मेकिंग अ सेल, यहाँ पे कोई सेल नहीं कर रहा बिजनेस, यहाँ पे वो चैरिटी के लिए दे रहा है, तो ठीक है। और ये नॉमिनल एक्सपेंस अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर मैच द फॉलोइंग करो आप। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। पी का आपका 3 हो जाएगा, क्यू का आपका 2 हो जाएगा क्योंकि कॉपीराइट आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आ गया, आर आपका आ गया नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट एक्सपेंस लॉस गेन, ठीक है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये आ गया आपका क्या, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 37। तो पी का इसमें क्या हो जाएगा, पी का परचेज़ की आपने बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, ये आपका आ गया किसका, ये आ गया आपका पहला, ठीक है। दैट इज़ योर पी, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, क्यू में बोल रहा है आपका कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, हाँ तो यही आएगा, एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज, ठीक है। और आर आपका आ गया कौन सा है ये, नहीं इसमें क्यू का यार 4 आएगा क्योंकि इक्विटी डिक्रीज होगी ना, ठीक है। और आर का आपका 2 हो जाएगा क्योंकि रिसीव कैश फ्रॉम डेटर आपका क्या करेगा, एसेट इंक्रीज और एसेट डिक्रीज, ठीक है। और ऐसा आपका आ गया कौन सा, पहला वाला ही बचा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर का आंसर रहेगा आपका ए। अगला आ गया आपके डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट कौन करता है, क्रेडिट नोट कौन करता है, मल्टीपल टाइम आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, कन्फ्यूजिंग चीज़ है। 38 में जो आपका डेबिट नोट है वो होता है गुड रिटर्न टू द सप्लायर। डेबिट नोट कौन करता है, मतलब कौन करता है, आप ऐसे याद रखो, डीपी मतलब आपका परचेजर, ठीक है। डेबिट नोट परचेजर करता है, और क्रेडिट नोट कौन करता है आपका, क्रेडिट नोट इज योर क्यू। क्वेश्चन नंबर 38 का, तो क्यू आपका आ गया गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। सॉरी ये आपका मैंने ऑपोजिट बोल दिया, डेबिट नोट देखा, कन्फ्यूजन है इसमें, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो पी का आपका आ जाएगा 4, क्यू का आपका आ जाएगा 3, आर का आ जाएगा आपका 2 एंड एस का आ जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि डेबिट नोट आपका कौन सा होता है, जब गुड्स रिटर्न किए जाते हैं टू अ सप्लायर, मैं ठीक ही बोल रहा था क्योंकि परचेजर से ही रिटर्न किए जाएंगे, ठीक है। और गुड्स मतलब जो परचेज़र, वही से ही बोल रहा था मैं यार, परचेज़र मतलब आपका बिजनेस ने आपके सप्लायर को वापस किए, दैट इज़ योर डेबिट नोट। और जब कस्टमर ने आपको वापस किए, ठीक है, तो दैट इज़ योर क्रेडिट नोट। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 39 आप देखो, तो 39 में क्या होगा, जो डेप्रीसिएशन है, प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन टू द मशीनरी, ये कौन से अकाउंट में आएगा, तो 39 में आपका पी का आपका कौन सा हो जाएगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। राइटिंग ऑफ अनरिकवरेबल डेट्स, तो क्यू आपका किस में आएगा, सो क्यू विल बी इन योर बैड डेट्स, क्योंकि रिकवरी नहीं हो सकते, तो दैट इज़ योर बैड डेट्स। और आर आपका आ जाएगा, आर आपका किस में आ जाएगा, 1 में, एंड एस आ जाएगा आपका 2 में, ठीक है। एक्रूड इनकम क्या होती है, एसेट्स आपके ऊपर जाते हैं और कैपिटल आपका ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा किस में हो रहा है, सो पी का आपका आ जाएगा 1, ठीक है। क्यू का आपका आ जाएगा 2, क्योंकि एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, अनअर्न्ड इनकम जो आपको एडवांस में मिलती है। देन आपका आर आ गया 3, और ये आ गया आपका S4। देखो मैं आपको ना एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम में फ़र्क बताता हूँ। एक्रूड होती है आपने जो इनकम मतलब अर्न कर ली हुई है, बट आपको पैसा नहीं मिला, बट अनअर्न्ड इनकम होती है, आपको पैसा तो मिल गया बट आपने उस चीज़ को अर्न नहीं किया, मतलब आपको अभी सर्विसेज देनी है, तो सर्विसेज देनी है तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यही फ़र्क है इसमें अनअर्न्ड और एक्रूड में, लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं।
ठीक है। बाकी ये PDF आपको मतलब ग्राइंडशाला के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी ये 10 क्वेश्चन जो बच गए हैं ये आप खुद से अटैम्प्ट करोगे, यू विल गेट टू नो कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, एंड 15 मिनट के अराउंड मुझे वीडियो बनानी थी, क्योंकि फिर ना टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो अपलोड क्वालिटी में डिफरेंस आता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वही है, मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल अभी बड़ा ज़्यादा अनइवन है, सो ये मत समझना कि रोज़ वीडियो आएगी, बट ये है कि जब आएगी तो क्वालिटी कंटेंट ही मैं आपको डिलीवर करूँगा। सो दैट्स ऑल, आई एम साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, कीप ग्राइंडिंग, थैंक यू सो मच।